आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का ये स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, जहां बात होती है कोरोना से जुड़ी मेडिकल रिसर्च पर, वैक्सीन पर। इस महामारी से निपटने के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं। कुल मिलाकर आपको कोरोना से जुड़ी वो हर बात बताते हैं जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी से आज का सिलसिला शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि कैसे पुरानी महामारियों को खत्म किया गया, कैसी स्ट्रैटेजी अपनाई गई लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा वैज्ञानिकों को, अथॉरिटीज़ को। फिर बात होगी कि क्या एक महिला को कोरोना वैक्सीन लेने के बाद प्रेगनेंसी रुककर प्लान करनी चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से। कोविड का क्या ही कहें, इसे हम एक ऐसी महामारी के रूप में झेल रहे हैं जिसकी इतिहास में दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती है। लोगों की उम्मीद अब इस महामारी से निजात दिलाने वाले वैक्सीन से लगी है। जिस वैक्सीन को 10 साल लगने वाले थे बनने में, वो महज 1 साल में बनकर तैयार है और भारत समेत कई देशों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। लेकिन ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं, वो भी वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। ये सवाल ऐसा नहीं है कि पहली बार उठ रहे हैं, पहले से ही उठते आ रहे हैं। कोरोना को छोड़कर बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू आदि, जिनका प्रकोप हमारे पूर्वजों ने झेला था। उस वक्त भी ऐसे सवाल उठते थे, यही कि अथॉरिटीज़ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी, किसको वैक्सीन पहले दी जानी चाहिए, क्या उन जगहों पर पहले दी जानी चाहिए जहां संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। ये सारे सवालों के जवाब हमें पीछे जाकर मिलेंगे। इतिहास में दर्ज उन महामारियों के बारे में जब हम जानेंगे कि कैसे इनसे निपटा गया, क्या कोशिशें की गई कि ये ज़्यादा ना फैले, ज़्यादा लोगों की मौत ना हो, तमाम कोशिशों के बावजूद भी और कौन सी चुनौतियां सामने आई, दुनिया की कुछ सबसे बड़ी महामारियां कैसे खत्म हुई, मैंने हमारे सहयोगी प्रतीक से जानने की कोशिश की। तो प्रतीक, सबसे पहले मैं स्मॉल पॉक्स के बारे में जानना चाहूँगी, कैसे इससे निपटा गया। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के भयानक प्रकोप के कई दौर हम देख चुके हैं। इस महामारी के कहर का जो सबसे पुराना रिकॉर्ड हमें दस्तावेजों में मिलता है वो साल 1520 का है। स्मॉल पॉक्स की बीमारी वेरियोला माइनर नाम के वायरस से होती है और हमारे इतिहास में ये सबसे भयंकर विषाणुओं में से एक माना जाता है। औसतन हर 10 संक्रमित लोगों में से 3 की जान ये ले लेती थी। जो इससे ठीक हो जाते थे उनके चेहरे पर आमतौर पर निशान रह जाते थे, किसी किसी केसेस में तो गहरे दाग हो जाते थे। और ये बीमारी इससे संक्रमित लोगों की नाक, मुंह या फिर फुंसियों से टपकने वाले मवाद यानी जो जख्म से निकलने वाला पस होता है उससे फैला करती है। तो खुशबू, स्मॉल पॉक्स के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए पहले तरीकों में से एक था वेरियोलेशन का इस्तेमाल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से स्मॉल पॉक्स के फोड़ों से निकले पदार्थ उन लोगों को दिए गए जिन्हें कभी स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं था। वेरियोलेशन और नेचुरली हुए स्मॉल पॉक्स के मुकाबले वेरियोलेशन के इस्तेमाल से बहुत ही कम लोगों की मौत हुई। वैक्सीनेशन का आधार 1796 में शुरू हुआ, जब एडवर्ड जेनर नाम के एक अंग्रेजी डॉक्टर ने देखा कि जिन मिल्क मेड्स को काउपॉक्स हुआ था उनमें वेरियोलेशन के बाद स्मॉल पॉक्स के कई लक्षण नहीं दिखे। इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए पहला प्रयोग मिल्क मेड सारा नेल्म्स और जेनर की माली के 9 साल के बेटे जेम्स फिक्स के साथ हुआ। महीनों बाद जेनर ने फिक्स को वेरोला वायरस से कई बार अवगत कराया, लेकिन फिक्स को कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। और खुशबू, स्मॉल पॉक्स की महामारी से भारत सदियों से खासा त्रस्त रहा था। देश के हर शहर में ये महामारी फैली हुई थी, खासकर साउथ इंडिया। वहां के राज्यों के ग्रामीण इलाकों में तब ब्रिटिश शासक इस महामारी से निजात पाने की जद्दोजहद करते रहते थे। इसलिए इंग्लैंड और उसके आसपास के देशों में वैक्सीन के कामयाब होने के बाद इसे भारत भेजा गया। दुनिया का पहला वैक्सीन भारत में 1802 में आया और तब स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय चिकित्सा सेवा के अधिकारियों की ओर से लगातार प्रयास और खासा संघर्ष करना पड़ा था।
लोगों में इसको लेकर खासा डर था। लोग धार्मिक आस्था और अन्य गलत धारणाओं के कारण वैक्सीन लगवाने से बचते थे। एक और खास बात यह थी कि खुशबू, आज के दौर में जब कोरोना वैक्सीन को -70 डिग्री के टेम्परेचर में रखने जाने की जो बात हो रही है, तो आज से 200 साल पहले उस दौर में वैक्सीन को बचाए रखने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। वैक्सीन की खोज करने वाले एडवर्ड जेनर की ओर से 1800 में वैक्सीन को समुद्र के रास्ते भारत भेजा गया, लेकिन बेहद गर्म और आर्द्रता वाले जलवायु में ये जल्द ही खराब हो गए। लेकिन फिर इसकी पैकेजिंग में सुधार किया गया और 1802 में भारत भेजा गया। क्या इसके बाद भी स्मॉल पॉक्स के केसेस आए प्रतीक? हाँ, न्यूयॉर्क सिटी में फिर एक बार 1947 में स्मॉल पॉक्स एक महामारी की तरह फैलना शुरू हो गया था। हुआ ये कि 1 मार्च को एक 47 साल के अमेरिकी व्यापारी यूजीन ले बार मेक्सिको सिटी से लंबी बस की सवारी के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे। ट्रैवलिंग के दौरान वो बहुत बीमार महसूस कर रहे थे। फिर अपनी पत्नी के साथ मिडटाउन होटल में जांच करा रहे थे। 5 मार्च तक उनको 105 डिग्री बुखार और चेहरे और हाथों पर अजीब दिखने वाले दाने के साथ बेल व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन बाद शहर के संचार रोग अस्पताल विलार्ड पार्कर में भेज दिया, जहां 10 मार्च को उनकी मौत हो गई। वहां के हेल्थ कमिश्नर इजराइल विंस्टन ने भी सभी को वैक्सीनेट करवाने के लिए कह दिया कि भले ही उन्होंने स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन बचपन में ही लगवा लिया हो, फिर भी जगह जगह पोस्टर्स लगे जहां लिखा था बी श्योर, बी सेफ एंड गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन रोल आउट बहुत ही स्मूथली प्लान किया गया। वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स स्कूल जाते थे ताकि बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सके। तो इस तरह से सिर्फ 1 महीने के अंदर ही 6 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। और न्यूयॉर्क सिटी में स्मॉल पॉक्स से सिर्फ 12 लोग संक्रमित हुए और 2 मौतें हुई। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के सफलतापूर्वक इस्तेमाल से स्मॉल पॉक्स के मामले धीरे धीरे कम होते गए। आखिरी बार स्मॉल पॉक्स की घटना साल 1977 में सोमालिया में देखी गई थी। 1980 में WHO ने आधिकारिक रूप से स्मॉल पॉक्स के समाप्ति की घोषणा की थी, जो 2 शब्दों में थी, चेचक समाप्त। तो मानवता के इतिहास में केवल स्मॉल पॉक्स की बीमारी ही ऐसा रोग है जिस पर किसी दवा या वैक्सीन के जरिए पूरी तरह कंट्रोल पाया जा सका है। और प्रतीक, पोलियो को किस तरीके से हराया गया? इसके केसेस में कमी कैसे आई? तो खुशबू, 12 अप्रैल 1955 में यूएस ने पोलियो के खिलाफ पहली वैक्सीन को लाइसेंस दिया था। साइंटिस्ट ने बताया कि ये 80 से 90% कारगर है। फिर क्या था, अभियान शुरू हो गया। सबसे पहले बच्चों को टारगेट किया गया क्योंकि वो पोलियो से जल्दी संक्रमित होते हैं। जैसे कोरोना वायरस में हम देख रहे हैं कि पहले उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो ज़्यादा रिस्क पर हैं। फिर कुछ ही समय बाद रोल आउट को बंद करना पड़ा जब ये खबरें आने लगी कि जिन बच्चों को हाथ में वैक्सीन लगी है उन्हें हाथ में ही पोलियो हो गया है। ऐसे 250 केसेस आए जो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन में आई खामी की वजह से हुआ। इसमें एक ड्रग मेकर का नाम आया, कटर लेबोरेटरीज, जिसे इस पूरे मामले के लिए दोषी ठहराया गया। फिर कुछ सख्त रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पूरी करनी पड़ी, जिसके बाद पोलियो वैक्सीन का रोल आउट शुरू हुआ और इससे कई जानें बचाई गई। दिल्ली में अक्टूबर 1994 में पहली बार पूरे राज्य में पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई और सेकेंड फेज दिसंबर में उसके बाद शुरू किया गया तब। और साल 1994 में डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली सरकार में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने दिल्ली में 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप अभियान बड़े स्तर पर शुरू किया और इसमें काफी सफलता मिली। साल 1995 के दिसंबर महीने में भारत सरकार ने इस मुहिम को अपनाया और देश भर में लागू किया और 3 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दायरे में लाया गया और 1 साल में करीब 8 करोड़ 70 लाख बच्चे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत लाए गए। 1 साल बाद उम्र सीमा 5 साल बढ़ा दी गई और इस दौरान करीब 12.5 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया। तो सर्विलांस के जरिए लोगों को ढूंढा, मामलों की पड़ताल की और वैक्सीनेशन शुरू किया। भारत ने वो हर चीज की जिसकी जरूरत इस बीमारी से निपटने के लिए थी। H1N1 वायरस भी प्रतीक एक संक्रामक बीमारी मानी जाती है। किसे सबसे पहले देना चाहिए वैक्सीन, कैसे डिसाइड किया गया? तो खुशबू, आप जिस H1N1 वायरस की बात कर रहे हैं वो स्वाइन फ्लू है और 2009-10 में ये पहली बार सामने आई है भारत में।
2015 में भारत में इस संक्रामक रोग के 42,592 मामले सामने आए थे और 2,990 लोगों की मौत हुई। लोकसभा में 13 मार्च को एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया था कि 1 जनवरी 2020 से 1 मार्च तक सीजनल स्वाइन फ्लू के 1,469 मामले दर्ज हुए और 30 लोगों की मौत हुई। अब कोरोना वायरस अधिक संक्रामक है और ज्यादा एहतियात और कार्रवाई की मांग करता है, लेकिन इससे होने वाली मौतों की दर काफी कम है। अगर कोरोना वायरस की तुलना में इससे पहले फैलने वाली घातक बीमारी स्वाइन फ्लू से इसकी तुलना करें तो स्वाइन फ्लू से संक्रमित लोगों में मृत्यु दर अधिक है। स्वाइन फ्लू से बच्चे और युवाओं को ज्यादा खतरा था, हालांकि प्रेग्नेंट लेडीज का डेथ रेट बहुत ज्यादा था। इसलिए हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद जिन्हें वैक्सीन लगवाने की प्राथमिकता दी गई वो बच्चे थे, गर्भवती महिलाएं या फिर वो लोग जिन्हें इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा था। शुक्रिया प्रतीक, ये डिटेल्ड जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और जैसा कि चेचक की महामारी से हमने सीखा कि जब दुनिया भर के वैज्ञानिक एक साथ आते हैं तो वो मिलकर महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। और कोरोना के खिलाफ जिस तरह से वैज्ञानिक इसका इलाज खोजने में जुटे थे वो सच में अभूतपूर्व है। पहले तो हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो आज हमारे पास उपलब्ध है। तो निश्चित ही इस महामारी से भी जल्द निजात मिल जाएगा। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। वैक्सीनेशन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ग्रुप्स जैसे कि बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम भरा माना जाता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले गर्भावस्था के दौरान कोविड वैक्सीनेशन के इस्तेमाल का विरोध कर रहा था, अब महिलाओं को जल्द से जल्द अपना वैक्सीन लगवाने की सलाह देता है। लेकिन अब जो सवाल यहाँ उठता है वो है कि वैक्सीन अगर किसी महिला ने लगवा ली तो क्या इसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए रुकना चाहिए, या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो क्या डिलीवरी के बाद ही वैक्सीन लगवानी चाहिए? मैंने सीड्स ऑफ इनोसेंस की फाउंडर एंड डायरेक्टर और IVF एक्सपर्ट डॉक्टर गौरी अग्रवाल से बात की। डॉक्टर, आपने भी वैक्सीन लगवाई है, किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कोरोना वैक्सीन के? कोविड वैक्सीन पहली बात तो बिल्कुल सेफ है। जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत कम हैं। कुछ लोगों को फीवर आ रहा है, अराउंड 10% लोगों को, कुछ लोगों को रैश आए हैं, कुछ लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, बट वो बहुत माइल्ड हैं। इसलिए जब मैंने वैक्सीन लगवाई थी तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जिनको वैक्सीन लगी थी, एंड वैक्सीन इज एब्सोल्युटली सेफ। मैं ये रिकमेंड करूंगी कि हर जन को वैक्सीन लेनी चाहिए ताकि वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट रखे और अपने अराउंड लोग भी उसके प्रोटेक्टेड रहें और हम इस पैंडेमिक से रिलीव हो जाएं। किन लोगों को लगवानी चाहिए कोरोना की वैक्सीन और किसे नहीं? कोविड वैक्सीन जो अभी तक रिसर्च हुई है वो खाली नॉर्मल पब्लिक पे हुई है, नॉट फॉर एनी हाई रिस्क पीपल। कोविड वैक्सीन यूजुअली उनको लग रही है जिनको कोई हाई रिस्क प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई ऐसी दवाई पे है जो रिएक्ट कर सकता है। प्रेगनेंसी में अभी नहीं लग रही है, जिनको जो मदर्स मिल्क फीड, ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उनको नहीं लग रही है, या जिसको कोई भी बहुत हाई रिस्क बीमारी हो। अभी वैक्सीन इंडिया में स्टार्ट हुई है फॉर हेल्थ केयर पीपल, क्योंकि हम लोग यूजुअली बीइंग डॉक्टर्स एक्सपोज रहते हैं टू सी कोविड पेशेंट्स, इसलिए अभी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम निकाला है जहाँ पे अभी वो हेल्थ केयर पीपल और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन दे रहे हैं। डॉक्टर, जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है वो ये है कि क्या गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवानी चाहिए, आपका क्या कहना है इस पर? आइडियली रिसर्च जो हुई अभी तक वैक्सीन पे, उसमें इन्होंने रिसर्च में सिर्फ 18 प्रेग्नेंट वुमन को इन्वॉल्व किया था। तो अभी तक कोई भी डेटा नहीं आया है जो ये कहता है कि प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में वैक्सीन सेफ है या नहीं है। लेकिन अगर साइंस और लिटरेचर देखा जाए
तो वैक्सीन में वायरस नहीं होता, उसमें mRNA पार्टिकल्स होते हैं जो एक्चुअली कोई हार्म नहीं क्रिएट करते हैं। सो प्रेग्नेंट वुमन को वैक्सीन अगर साइंस या थ्योरी के हिसाब से देखी जाए तो एब्सोल्युटली सेफ है। एंड जो mRNA पार्टिकल्स हैं वो भी प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं, जो बेबी को भी आफ्टर डिलीवरी इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद करते हैं। बट सिंस क्योंकि ये नया वायरस है, इसमें कोई भी रिसर्च नहीं हुई है और ये अभी सिर्फ पैंडेमिक कंट्रोल करने के लिए लगाया जा रहा है, सो अभी एडवाइजेबल है कि जो आपकी प्रेग्नेंट वुमन है और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो वैक्सीन ना लगाएं, क्योंकि जब तक हमारे पास एक प्रॉपर डेटा नहीं होगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि प्रेग्नेंट वुमन के लिए कितनी सेफ रहेगी। लेकिन अगर प्रेग्नेंट वुमन को ये वैक्सीन लग जाती है गलती से भी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना साइड इफेक्ट होगा कि कुछ भी प्रॉब्लम करे, क्योंकि कोविड वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत कम है। खाली मुश्किल से उनको कुछ फीवर है जो प्रेगनेंसी में आराम से हैंडल हो सकता है। इसलिए अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को गलती से भी वैक्सीन लग जाए तो वो घबराए ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी तकलीफ होगी उनको। अच्छा डॉक्टर, जब किसी को वैक्सीन लगती है तो क्या कुछ खास तरह के प्रिकॉशंस लेने होते हैं? ये वैक्सीन एक रेगुलर वैक्सीन को है। हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो क्या होता है, हम यही कहते हैं कि बच्चा थोड़ा रोएगा, उसको थोड़ा सा फीवर चढ़ेगा, उसको हो सकता है थोड़े से रैश आए। सो यूजुअली अभी ये बोला गया है कि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करें 2 दिन, थोड़ा अल्कोहल और ये सब अवॉइड करें, थोड़ी हार्ड चीजें अवॉइड करें, एक्सरसाइज 1-2 दिन अवॉइड करें। बट इट इज जस्ट लाइक अ रेगुलर वैक्सीन। इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को इतना डरें इससे कि हमें नहीं लगवानी है या बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं इसके बाद, या फिर इस वैक्सीन से र्यूमर्स फैले हुए हैं कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी मतलब आप एकदम से आप कोलैप्स कर जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स एन एब्सोल्युटली सेफ वैक्सीन एंड इट इज जस्ट लाइक अ रेगुलर वैक्सीन जो बच्चों को लगती है। तो डॉक्टर, क्योंकि मैंने प्रिकॉशंस की बात की, तो जब एक महिला वैक्सीन लगवाती है तो क्या उसे अपनी प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी की प्लानिंग जो है उसे डिले करना चाहिए? सो लुक, मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पूरे कोविड टाइम में आईवीएफ और हम लोग बेबीज प्लान करवा रहे थे एंड आई रियलाइज कि मेरे सक्सेस रेट में आईवीएफ में कोई भी चेंज नहीं था एज कम्पेयर टू प्री कोविड टाइम्स। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड ऑल द रिसर्चर्स, फर्टिलिटी पे कोविड का कोई असर नहीं होता है। आई मीन कोई भी एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी से कोविड वायरस का कोई भी इफेक्ट नहीं था। सो अगर कोई लेडी कोविड वैक्सीन लगवा भी लेती है, सो मुझे ऐसा लगता है कि आइडियली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी कोई सपोर्टिंग डेटा नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है कि वैक्सीन की वजह से जो बेबी कंसीव होगा उसमें तो कोई म्यूटेशंस या कोई चेंजेस ना आ जाए, सो जो अवॉइड कर सकते हैं उनके लिए अच्छा है कि अगर वो वैक्सीन लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ तक अपनी प्रेगनेंसी प्लान ना करें। बट आइडियली फर्टिलिटी पर, यानी कि बच्चा करने की कैपेसिटी पर कोविड वैक्सीन या कोविड वायरस से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिंस ये हमारे पास डेटा नहीं है कि जो बच्चा रुकेगा उसमें तो कोई डिफेक्ट ना आ जाए, सो सजेस्ट ये किया जाता है कि 3 महीने तक अवॉइड करें प्रेगनेंसी करना। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें डिलीवरी हो जाने का वेट करना चाहिए या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है? सो आइडियली तो अभी प्रेगनेंसी में वैक्सीन आप अवॉइड करिए कि जब तक प्रॉपर डेटा ना आ जाए, जब तक हमें ये पता ना चल जाए कि प्रेगनेंसी और उसके बच्चे पे वैक्सीन का कुछ असर तो नहीं आ रहा है। आइडियली थ्योरी के हिसाब से तो असर नहीं आना चाहिए, बट सिंस जब तक हमारे पास हायर गाइडलाइंस नहीं आ जाती है, आइडियली अगर आपका डिलीवरी टाइम आ रहा है तो आप अपना डिलीवरी कराइए और वेट करिए कि जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो हम उसके बाद वैक्सीन लगाएं। आप ये भी कहते हैं कि जब आप डिलीवरी हो जाती है तो आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे होते हो, यानी ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हो, सो वो भी हार्मफुल हो सकता है बेबी के लिए, और उसका भी हमारे पास अभी कुछ डेटा नहीं है। सो आइडियली 6 मंथ तक, जब तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, यानी 6 महीने तक अपने बच्चे को आप एक्सक्लूसिव दूध पिलाते हो और ऊपर का कोई खाना नहीं देते हो, तब तक अवॉइड करो कि आप अपनी वैक्सीन लगवाओ। और जब आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को ऊपर से खाना देना शुरू कर देते हैं, यानी टॉप फीड शुरू कर देते हैं, तब आप अपनी वैक्सीन लगवाइए। एंड आइडियली अगर आप अभी डिलीवरी करा रहे हो तो 6 महीने तक तो अब इतना गाइडलाइन आ ही जाएगा कि वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन्स को देनी है या नहीं देनी है। बट थ्योरी के हिसाब से तो अभी प्रेगनेंसी में अगर आपको गलती से या ब्रेस्ट फीडिंग में वैक्सीन लगती है, सो इट इज सेफ।
डॉक्टर, कब तक जो है वो पूरा डेटा रिलीज़ कर दिया जाएगा जो ये कह दे कि प्रेग्नेंट वुमेन भी जो है वो वैक्सीन लगवा सकती है? सो प्रेग्नेंट वुमन अपना वैक्सीन का जो डेटा है वो आई थिंक 2 या 3 महीने में गवर्नमेंट रिलीज ही कर देगी कि प्रेग्नेंट वुमन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमन को वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। बट वैक्सीन इज एब्सोल्युटली सेफ। मैं रेकमेंड करूंगी हर जन को, हर लेडी को वैक्सीन लगवानी ही चाहिए। लेकिन प्रेग्नेंट वुमन और जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है और जिनको कंसीव करना है वो थोड़ा सा धैर्य रखें और अभी अवॉइड करें उस वैक्सीन को। तो ये थी डॉक्टर गौरी जिन्हें आप सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आज के कोरोना कवरेज में बस इतना ही। आपको आज का कवरेज कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कोई सलाह सुझाव हो तो लिख भेजिए हमारे ईमेल पते पर radio@aajtak.com। अब मिलेंगे आपसे संडे को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार और सुनते रहिए आज तक रेडियो। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।